चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लॉस टेंजेंट। हमने लास्ट क्लास में देखा था जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है आपकी E0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ब्रैकेट के बाहर ए कैप एक्स। क्लियर? अगर अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन ईटा इज इक्वल्स टू ई बाय एच। क्लियर? जहां पर जो ईटा होता है वो होता है आपका इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। क्लियर? इंट्रिंसिक इम्पिडेंस की अगर अपन बात करें तो वेव जो है मान लेता हूं एयर में ट्रैवल हो रही है या किसी भी मीडियम में, तो हमने देखा जैसे जैसे वेव ट्रैवल होगी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ये एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वो जो मीडियम है वो मीडियम कुछ ना कुछ इम्पिडेंस ऑफर कर रहा है इस वेव को, और उस इम्पिडेंस को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। क्लियर? तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूं ईटा इज इक्वल टू E0 अपॉन H0। ईटा का H0 मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड और E0 मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड और H0 भी मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड, और ईटा का कुछ ना कुछ एक मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है मॉड ऑफ ईटा अपॉन इनटू ईटा का कुछ ना कुछ एंगल होता है, उसको हम बोलेंगे थीटा एन। एन सबस्क्रिप्ट इस बात को डिनोट कर रहा है कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का एंगल है। क्लियर? अब हमारे पास ईटा भी है तो हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं। H0 इज इक्वल्स टू E0 अपॉन ईटा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन। क्योंकि आप देख सकते हैं H0 के साथ में जब यहाँ से आप H0 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा H0 इज इक्वल्स टू E0 अपॉन ईटा, और E0 अपॉन ईटा का आएगा मैग्नीट्यूड और ईटा का आएगा फेज एंगल। ये फेज एंगल जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा E0 अपॉन मॉड ऑफ ईटा एंगल माइनस थीटा एन। क्लियर? तो फेज एंगल जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस थीटा एन। इस वजह से हमने इस वेव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। क्लियर? आप क्लियरली देख सकते हैं एक वेव जब एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो जरूरी नहीं कि उसका फेस सेम हो, दोनों के फेस चेंज भी हो सकते हैं। इसका फेस 0 डिग्री पर है और इसका फेस कुछ थीटा एन पर है। क्लियर? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है ये आपको कैसे पता पड़ेगा। क्लियर? तो आप देखें एक फॉर्मूला याद रखें, प्रोपगेशन इज इक्वल टू E क्रॉस H। क्लियर? प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हो रही है? हमारी वेव सर ए कैप जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यहां से देख के आप प्रोपगेशन के डायरेक्शन बताते हैं हमेशा। बीटा के साथ जो भी क्वांटिटी है उसके आगे माइनस साइन लगा दें, मतलब ये माइनस जेड है तो ये प्लस जेड डायरेक्शन में जा रही है। प्रोपगेशन हो रहा है आपका ए कैप जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ए कैप एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ए कैप एक्स क्रॉस एच। क्लियर? कर्ल अब किस तरीके से लिया जाता है, यहां पे अपन कर्ल के बारे में बात कर लेते हैं। ये होता है ए एक्स, ये होता है ए वाई और ये होता है आपका ए जेड। ए कैप ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है इस तरीके से। ए कैप एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा किस क्वांटिटी के साथ में करें जो आपको ए कैप जेड मिल जाएगा। ए कैप एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसी किस क्वांटिटी के साथ में करें जो ए कैप जेड मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ए कैप एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा ए कैप वाई के साथ में। तो यहां पर मैं एच की जगह पर डाल सकता हूं ए कैप वाई, मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ए कैप वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। E और H डिफाइन करने के साथ साथ हम यहां पर इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था ईटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समथिंग लाइक दिस, मॉड ऑफ ईटा एंड एंगल थीटा इन। जहां पे जो ईटा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जनरल, पहले ईटा का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अंडर रूट में जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्लियर? ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये जनरल फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का। अब देखिए ऊपर भी इमेजिनरी पार्ट है, नीचे भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ एक मैग्नीट्यूड निकलेगा। जब आप मॉड ऑफ ईटा कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा
अंडर रूट में म्यू बाय एप्सिलन अपॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन का होल स्क्वायर टू द पावर 1/4। क्लियर? और इसी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का जब आप एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे तो एंगल ऐसा होता है tan 2 थीटा n, क्योंकि ऊपर वाली टर्म जब एंगल निकालेंगे तो tan इनवर्स b बाई a आ जाएगा, वो जाएगा इन्फिनिटी, तो वो 90 डिग्री की तरफ करस्पॉन्ड करेगी। इस वजह से tan 2 थीटा n इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं एज फॉर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमारी वेव ट्रैवल कर रही है तो आपको ये पता है कि हमारा जो h की डिपेंडेंसी होती है कैसे, डेल क्रॉस h इज इक्वल टू JC प्लस JD, जहां पर JC होती है कंडक्शन करंट डेंसिटी और JD होती है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। आप डेल क्रॉस h को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा E प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ D, which is again equals to del cross h is equals to sigma e, del by del t को हम रिप्लेस करते हैं j ओमेगा से, ये हो जाएगा j ओमेगा, d हो जाएगा एप्सिलन e। क्लियर? चलिए, ये होती है आपकी एक कंडक्शन करंट डेंसिटी और दूसरी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। आप देख सकते हैं दोनों करंट डेंसिटीज जो है वो 90 डिग्री से सेपरेटेड हैं। एक j का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं इस एक्सिस पर आपकी कंडक्शन करंट डेंसिटी बना रहा हूं तो इस एक्सिस पर बनानी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जब ट्रैवल करती है तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के साथ एक एंगल बनाती है थीटा, वो थीटा कहलाता है आपका लॉस एंगल या फिर लॉस टेंजेंट। दिस थीटा इज कॉल्ड एज लॉस एंगल। अच्छा, बात यह है कि इसको लॉस एंगल क्यों बोलते हैं, देखते हैं। अगर मैं यहां पर tan थीटा कैलकुलेट करूं तो tan थीटा जो मिलेगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया JC, बेस हो गया आपका JD। कंडक्शन करंट डेंसिटी हो गई सिग्मा E और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हो गई ओमेगा एप्सिलन E। क्लियर? E से E कैंसिल, लॉस टेंजेंट की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन। क्लियर? जो वेव होती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, साथ साथ फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मीडियम के अंदर मैं बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रैवल करा रहा हूं, क्लियर, तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है तभी पॉसिबल है जब tan थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, डिनोमिनेटर वाली टर्म छोटी मतलब ओवरऑल फैक्टर बहुत बड़ा, मतलब tan थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें tan थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा तभी हो सकती है जब सिग्मा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मतलब गुड कंडक्टर। तो वो जो मीडियम है वो मीडियम गुड कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। दैट्स नाइस। पर जब आपने उसी मीडियम में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दी, तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दी तो आपकी ओवरऑल टर्म बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि tan थीटा की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाएगी। अगर tan थीटा की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो गई मतलब कंडक्टिविटी बहुत कम, और कंडक्टिविटी बहुत कम मतलब गुड डाइलेक्ट्रिक। तो मीडियम वही है, पर उसी मीडियम के अंदर अगर आप एक लो फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रैवल करा रहे हैं तो वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और उसी मीडियम के अंदर अगर आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रैवल करा रहे हैं तो वो एक गुड डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। और ये डिपेंड करता है इस एंगल पे कि एंगल JD के साथ में कितना आप बना रहे हैं, tan थीटा कितना हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज थीटा इज कॉल्ड एज लॉस एंगल और लॉस टेंजेंट। आपके थीटा और थीटा n, 2 थीटा n में आपका जैसे आपने लिखा था फॉर्मूला tan 2 थीटा n इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन।
जहाँ पर थीटा एन फेज डिफरेंस होता है ई और एच के बीच में, और यहाँ से आपने निकाला टेन थीटा यानी कि लॉस टेंजेंट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन। तो यहाँ से हम एक रिलेशनशिप पुट कर सकते हैं, टू थीटा एन इज इक्वल्स टू थीटा, यानी कि टू थीटा एन जो होता है वो लॉस एंगल या फिर लॉस टेंजेंट के बराबर होता है। थैंक यू।